बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। आज हम एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकल जार्गन्स या फ्रेजेस बहुत कॉमन हो जाते हैं, लेकिन हम उसकी गहराई में जाके उसे समझने की कोशिश नहीं करते। मगर जिस जानिब दुनिया जा रही है और जिस तरह से तरक्की हो रही है, तरक्की कह लीजिए, या जिस तरह से दुनिया में एक ओवरऑल एक डायनामिक चेंज आ रहा है, जिसमें पावर चेंज भी है, पावर शिफ्ट भी है, ये सब चीज़ें क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं जिस फ्रेज़ की बात कर रही थी, हम 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं या हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं, जिसमें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आ जाता है। मीडिया बिलखुसूस एक अपनी अहमियत रखता है, उसके अलावा NGOs हैं, बाकी और दीगर चीज़ें हैं, प्रोपेगेंडाज हैं। ये है क्या? पाकिस्तान का इससे क्या रिलेशनशिप है, या क्या पाकिस्तान इस जुमले से, इस फ्रेज से कहीं हर्ट हो रहा है? क्या हम सब इसके बारे में जानते हैं? क्या हमने अपनी प्रेपरेशन की है? इस हवाले से बात करने के लिए हम मेहमान से बात करेंगे। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमीर, आप ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू सो मच। बल्कि मुझे तो आज एक पर्सनल सवाल से शुरू करना चाहिए कि क्या आप इस हाइब्रिड वॉर में कहीं हैं बीच में, या 5th जनरेशन वॉरफेयर में आप अपने आप को भी कहीं देखते हैं, सिंस मीडिया को इसमें बड़ा हाईलाइट किया गया है? देखिए, हम सब इसका हिस्सा है। कोई भी शख्स इस वक्त दुनिया में जो डिजिटल मीडिया यूज कर रहा है, जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप बाकायदा तौर पे एक वॉरियर बन के सामने आए, लेकिन आप गैर महसूस तरीके से 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनते हैं। या तो आप किसी नैरेटिव को जनरेट करते हैं, या आप किसी नैरेटिव को बाय करते हैं। दोनों में से कोई एक काम आप जरूर कर रहे होते हैं। या आप नैरेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं या नैरेटिव बाय कर रहे हैं। अगर आप नैरेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप नैरेटिव बाय कर रहे हैं तो भी आप कंट्रीब्यूट करें। तो हम सब किसी ना किसी तरह से उसको कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, ये वैसे फील होता है कि दिस इज अ टेक्निकल जार्गन, लोग इसको यूज करने लगे हैं, अब ये टर्म्स या ये फ्रेज आने लगा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताइए या एग्जाम्पलीफाई कर दीजिए कि इस वक्त ये 5th जनरेशन वॉरफेयर किस तरह से हो रही है और किस तरह हम उसका हिस्सा बन रहे हैं, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में खुसूसी तौर पे। देखिए, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ना, ये एक्चुअली इज अ बैटल ऑफ परसेप्शन, इज अ बैटल ऑफ मॉरल वॉर। आप नैरेटिव किस तरह से जनरेट करते हैं, ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं अमेरिकन, जोसेफ नाय ने एक थ्योरी दी थी सॉफ्ट पावर की। सॉफ्ट पावर क्या है कि आप बगैर किसी के साथ हेड ऑन हेड हुए, बगैर किसी के साथ आप फिजिकल वॉर में गए, वेपन यूज, आप कैसे एग्जैक्टली आप कैसे उसको मार सकते हैं या हरा सकते हैं। तो ये थी सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने कहा कि सॉफ्ट पावर में है मीडिया, सॉफ्ट पावर में है मॉरल पुलिसिंग, सॉफ्ट पावर में आपका नैरेटिव, सॉफ्ट पावर में आपका जो कल्चरल वॉरफेयर, ये सॉफ्ट पावर थी। जिस वक्त ओबामा साहब का जमाना था, ओबामा प्रेसिडेंट थे और हिलरी क्लिंटन उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उन्होंने इस टर्म को डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, सॉफ्ट पावर को। एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर है आपके मसल्स कितने हैं, आपके पास बंदूकें कितनी हैं, टैंक कितने हैं, मिसाइल्स कितने हैं, F-16 कितने, ये हार्ड पावर है। एक होती है स्मार्ट पावर। सॉफ्ट, हार्ड एंड स्मार्ट। सॉफ्ट पावर है बगैर हथियार उठाए अपनी नजरों से किसी को गिरा देना, और हार्ड पावर है कि आपके पास वेपन है। स्मार्ट पावर है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड स्मार्ट पावर। ठीक है, आप सॉफ्ट पावर को और हार्ड पावर को अगर एफिशिएंटली यूज कर लें, दोनों को मिला के, तो ये स्मार्ट पावर बन जाती है। तो अब दुनिया जो है वो एक्चुअली स्मार्ट पावर के ऊपर चली गई है। अच्छा, एक बात बताइए अमीर, के बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि अब मुल्कों को एक दूसरे को हराना है, तो जैसे आपने बताया कि फिजिकली हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इकोनॉमी को ठेस पहुंचा दें,
हम मीडिया को ठेस पहुंचा दें, हम इकोनॉमिक पूरा जो एक सिस्टम है या सेटअप है या इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं उसको ठेस पहुंचा दें, तो हम एक मुल्क को तबाह बर्बाद कर देते हैं। फिर हमने इकोनॉमिक डीरेलिंग भी देखी, हमने कोविड के भी मामला देख लिए जो सेहत से जुड़े हैं, इसमें कितनी तबाही हो गई। फिर एक और चीज़ मैं आपके सामने, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम इस सब्जेक्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये कहा जाता है कि इंडिया तो 15 साल से ज़ायद का अरसा हो गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये वॉरफेयर शुरू किए हुए है और 116 मुल्कों से कमोबेश ये ऑपरेट कर रहा है। सो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी भी टाइम एंड अगेन हम सुनते रहते हैं कि डिस्टर्ब हो रही है, फिर कोविड आ गया, फिर ये हमारे नेबरहुड में जो मसाइल चल रहे हैं या दुनिया भर के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक EU डिसइंफो लैब जो कि यूरोप बेस्ड एक तंजीम थी जो आज से चंद माह पहले एक्सपोज हुई और उसको सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सही। उसमें इंडियंस उसको इस्तेमाल कर रहे थे। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है बड़े, जिसमें गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब की जो टॉप एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है वो इस वक्त इंडियंस के पास है। जो गूगल का हेड है सुंदर पिचाई, जो गूगल का हेड है। इसी तरह से अब जितने, मैं तो खुद सैन फ्रांसिस्को में फेसबुक के हेडक्वार्टर में जाके देख चुका हूं और वहां बहुत सारे इंडियंस मुझे उनकी टॉप एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में मिले। तो चूंकि ये डोमिनेट करते हैं, आप अगर इस वक्त कश्मीर के ऊपर अगर आप कोई कंटेंट शेयर करेंगे अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको फेसबुक या यूट्यूब उसको लिमिटेड कर देगा, आपके प्लेटफॉर्म्स को डीमोनेटाइज कर देगा। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 317 को रिवोक किया इंडिया ने, तो उसके बाद हमारे बहुत सारे पाकिस्तानीज जो बहुत इफेक्टिवली ट्विटर यूज करते थे, उनके ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया, उनके फॉलोअर्स बिल्कुल जीरो ड्रॉप कर दिए गए। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर। अब ये नहीं हो सकता कि आप दो मुल्क जो है वो आपस में आके लड़ेंगे। अच्छा, फिर कल्चरल वॉरफेयर आप देखें, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको पाकिस्तान में कितनी अपीसमेंट मिली एक दौर में। जब तक पाकिस्तान की प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं हुई, तो पाकिस्तान में बॉलीवुड को तो एक भगवान और अवतार की तरह देखा जाता था। तो वो कल्चरल वॉरफेयर था। 5th जनरेशन वॉरफेयर से पहले एक थी 4th जनरेशन वॉरफेयर। जो 4th जनरेशन वॉरफेयर थी ना, 4GW, उसे कहते, वो एक्चुअली थी इररेगुलर वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर। उससे पहले एक 3G वॉरफेयर थी, मैन्यूवर वॉरफेयर। उससे पहले एक 2G वॉरफेयर थी, ट्रेंच वॉरफेयर। तो ये मुख्तलिफ तरह के चीजें इवॉल्व होती रही हैं। और इस वक्त इंडियंस का, अच्छा आप इसराइल को देखें, इसराइल बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रहा है 5th जनरेशन वॉरफेयर को। एक टेक्निक है, उसे कहते हैं थर्स्ट ट्रैप। थर्स्ट ट्रैप एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे आप खवातीन को बहुत शोख और चंचल अंदाज में और ऑब्सेनिटी के साथ प्रमोट करते हैं, जो इसराइल कर रहा है। आपने अक्सर कुछ इसराइली फीमेल सोल्जर्स की तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बहुत शोखो चंचल स्मार्ट कॉस्ट्यूम्स के अंदर, चूंकि इसराइल में 18 से 21 साल की एज के बहुत ज्यादा उनकी फौज में सोल्जर्स मौजूद है। वहां ये एक लॉ है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको हर हाल में 2 साल इसराइली आर्मी में सर्व करना होता है। तो वो अपने उस यूथ को भी हैंडल करने के लिए वो ये थर्स्ट ट्रैप का इस्तेमाल करती है। अच्छा, एक टेक्निक होती है आइकॉनोग्राफी। इससे भी आप 5th जनरेशन वॉरफेयर में अपने जो अज़ाइम है वो पूरे करते हैं। तो इसके ऊपर तो दुनिया में इस वक्त शदीद काम चल रहा है। इसमें पाकिस्तान ने भी, हमारे खास तौर पे ISPR ने सबसे पहले, तो हमारे यहाँ तो लोगों को मालूम भी नहीं था कि 5th जनरेशन वॉरफेयर की। जी, अच्छा, इससे पहले अमीर एक चीज़ आपने, क्योंकि इजराइल की बात की, तो मेरे जहन में ये आया, ऑब्वियसली जब से ये फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने कैंपेन्स या आवाज़ उठाने की कोशिश की सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कि इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए और सारा कुछ। लेकिन जो हमारे एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इजराइल ने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से, प्लान्ड तरीके से फैलाया है। अगर आज आप उनके किसी एक प्रोडक्ट को बैन करते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द अल्टरनेटिव। मैं हर मामले में नहीं कह रही, लेकिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स डिजिटल मीडिया के लेकर
उससे लेकर दूसरे और प्रोडक्ट्स का भी यही हाल है। तो हमें अब क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लगता है कभी कभी जब हम ये डिस्कशन करते हैं कि शायद बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, वो हर जगह काबिज हो गए हैं रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, जो बाइडन जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आप ये देखें कि इसराइल को कितनी स्ट्रांग बैकिंग हासिल है और कितनी अनकंडीशनल बैकिंग हासिल है। जो बाइडन ने एक दफा कहा था कि अगर, जो बाइडन खुद को क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहते हैं बड़े फख्र से, उन्होंने कहा था कि अगर आज इसराइल ना होता दुनिया में एक लम्हे के लिए, तो अमेरिका इसराइल खुद पैदा कर देता। ओके। अगर इसराइल ना होता तो हम खुद इसराइल बनाते। तो ये इतनी स्ट्रांग लॉबी है, ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है। अच्छा, इवन अगर अब मैं जू का वर्ड भी यूज करूं ना, तो उसके ऊपर भी चूंकि ये पर सेकंड फ्रेम के हिसाब से ये आपकी वीडियो चेक होगी फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर मैं जू का वर्ड भी यूज करूं तो भी ये आपकी वीडियो को पकड़ लेंगे। तो इसलिए हम इनको ज़ायनिस्ट कहते हैं। तो ये इतनी स्ट्रांग लॉबी है इनकी। जहां तक इनकी प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है, देखिए ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो एक परसेप्शन पाई जाती है ना कि हम अगर इनका बायकॉट कर देंगे तो शायद हम इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये किसी सूरत पे हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसराइल आपको हम जितनी भी गालियां दें, आप देखते हो कि अक्सर वो फेसबुक के ऊपर, एरिल शरॉन एक इनका प्राइम मिनिस्टर था, तो वो किसी हॉस्पिटल के बेड पे है और बहुत बुरी हालत में है, तो उसकी तस्वीर फेसबुक पे शेयर होती, नीचे लिखा हुआ होता है कि इसको अगर आप इतने 1000 लोगों को भेजेंगे तो अल्लाह आपको जन्नत देगा, उस पर लानत भेज के आगे फॉरवर्ड करें। अब इस एरिल शरॉन ने क्या किया था? देखें, इसराइल अगर आज सर्वाइव कर रहा है तो वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है? वो हमारी, ना तो हमारी बद्दुआओं से वो डूबेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ना हमारी दुआओं से फलस्तीन उठेगा। जी बिल्कुल। इसराइल में 60% जो है वो डेजर्ट है, 60% डेजर्ट है, वहां पानी की शॉर्टेज है। इस और छोटा सा मुल्क है ये। तो एरिल शरॉन ने जब ये देखा कि पूरा अरब वर्ल्ड हमारे खिलाफ है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हमारे खिलाफ है और हम हर तरफ से अरब वर्ल्ड में घिरे हुए हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, दुनिया में कैसे खड़े होंगे? तो उसने एक टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी नुसरत वो टेक्नोलॉजी होती है कि जो पानी के, आप समझ लें आसान लफ्जों में, कि जो पानी के एक कतरे को पानी के 5 कतरों में बदल देती है। Very nice. यानी आप पानी, जितना आपके पास पानी है, आप उसका जो यूजेज है वो 5 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की कमी है। उसने पानी की कमी के बावजूद, 60% डेजर्ट के बावजूद, आज इसराइल अमेरिका एंड पूरे यूरोप का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। डिस्पाइट ऑफ दैट, उनके पास ना पानी है, ना उनके पास कल्टीवेटेड लैंड है, डेजर्ट है। उनका एक डेजर्ट है, उसे कहते हैं नेगेव। नेगेव, उन्होंने उस सारे डेजर्ट को ग्रीन कर दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन है वहां पे। जो ऑर्नामेंटल फिश होती है, ये जो हम अपने घरों में एक्वेरियम में मछलियां रखते हैं, जी। 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑर्नामेंटल फिश का आज इसराइल। They have done so much of research and work और डेवलपमेंट उनकी हमारे सामने है। वो बातें सारी आपकी जो है, मेरे ख्याल में ये हर किसी को सुननी चाहिए, ताकि उनकी समझ आए कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं या लड़ने की ख्वाहिश करते हैं या बद्दुआएं देते हैं, एक्चुअली वो है कौन और हकीकत में उसका वेटेज कितना है। सो अमीर, अगर हम इस पे बात करते जाएंगे, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन और इंशाल्लाह हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं इस पे आपका ये स्टांस जानना चाहती हूँ कि जब हम ये बातें करते हैं तो ऑब्वियसली आज जो हमें सुन रहा होगा, चाहे वो यंगस्टर है या चाहे वो मोहम्मद हजरात हैं, तो वो बड़े कंसर्न्ड होंगे आगे को लेकर कि हमारे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें किस तरह की सोच रखने की ज़रूरत है, या मेरे ख्याल में हमें तो डेवलपमेंट और रिसर्च में जाने की अशद ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान का जो टोटल बजट है रिसर्च पे, वो हमारे जीडीपी का लेस देन 1%, पॉइंट समथिंग, नॉट इवन 1%। एग्जैक्टली। जो सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी नुसरत, वो पाकिस्तान की सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के बजट से ज्यादा बजट है उसका। पाकिस्तान की सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, उन सबसे ज्यादा बजट है सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी का। तब जाके पर आप सिंगापुर बनते हैं। आपको तो यहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क है,
फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क है, यानी फिनलैंड जो है वो मेरा ख्याल है कुछ कम से कम 4 फिनलैंड हो तो एक कराची बनता है। ठीक है, इतना छोटा मुल्क है, यानी आप एक कराची से भी वो 1/4 है, तो आप अपने मुल्क का समझे को 138 बनेगा। 38 फिनलैंड हो तो एक पाकिस्तान बनता है। राइट। फिनलैंड की एक कंपनी सिर्फ, उस एक कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हम ये जो 22 करोड़ लोग, तुर्रम खान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम 22 करोड़ लोग मिलकर जो बनाते हैं और दुनिया को बेचते हैं, उससे ज्यादा फिनलैंड की एक कंपनी की एक्सपोर्ट। एक कंपनी, मैं पूरे फिनलैंड की बात नहीं कर रहा, फिनलैंड की एक, और उस कंपनी का नाम पता क्या है? उस कंपनी का नाम है नोकिया। तो आप ये कहां से अब मेरा दिल जलाएगी, ये तो हम तो नहीं, दिल सबका जल रहा है जी, और दिल सबका जल रहा है। और आपने जिस तरह कहा ना कि पाकिस्तान के बजट में रिसर्च की पोजीशन आपने शेयर की, हमने हमेशा अकाउंट्स में ये पढ़ा कि जी रिसर्च जितनी कंपनीज हैं और मल्टीनेशनल खास तौर पे, वो एक तो अपने कंटिजेंसी प्लान्स और दूसरा रिसर्च के लिए एक अमाउंट रखती हैं। लेकिन हमारे पास, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो इदारे भी मौजूद हैं रिसर्च के, बट आई हैव नेवर सीन कि वहाँ कोई ऐसी रिसर्च हो रही हो, वहाँ कोई ऐसी बात हो रही हो जो सामने आ गई हो। और आगे आने वाले दिनों में तो ये भी कहा जाता है, जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि जब जंग होती है तो अमेरिका नहीं लड़ता, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ लड़ती हैं, बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन। और वो ऐसा टेक्निकल टूल निकालते हैं कि वॉर में उनकी बर्तरी हो जाती है। खैर, सो ये जैसे आपने दिल जलाने की बात की, तो दिल वाकई जलता है, और मेरे ख्याल में ये दिल जब तक जलेगा नहीं, जब तक शायद हम सोचेंगे नहीं। तो एक बड़ी हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन आपसे रही। वील कंटिन्यू दैट इंशाल्लाह सम अदर टाइम। इस वक्त इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है जितनी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ख़वातीन और हज़रात, अमीर अब्बास साहब ने यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मैं तो आपसे दरख्वास्त करूँगी कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों से भी शेयर करें, यानी यंगर जनरेशन से शेयर करें, जो कि डिजिटल मीडिया को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं और यूज़ करते हैं। जब तक हम इन हालात को समझेंगे नहीं, जब तक हमारे यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी से लेकर इंटेलेक्चुअल्स या रिसर्चर्स इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, हम किसी मुल्क का, किसी वॉर का, चाहे वो हाइब्रिड वॉर है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे आज की इस डिस्कशन में आपके सामने ये भी आया कि ये तो एक मुल्क है इंडिया, जिसकी हमने बात की, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जा रहा है और कितने सालों से किए जा रहा है। लेकिन क्या मैं और आप वाकफियत रखते हैं? क्या हम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को, या हमारे पास जितने और टूल्स हैं उनमें अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं? वी आर फार 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 बिहाइंड। ये तमाम चीज़ें गौर से सुनिए और इस जानिब सोचने की कोशिश कीजिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हम कुछ और नई चीज़ें अपने लोगों तक पहुंचा सकें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।